तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपने तरंगों के यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 1। ठीक है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हर एक लेक्चर के बाद आपको जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसकी एनसीईआरटी आपको रीड करके आनी है, ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आपको दिख ना रहा हो तो अब दिखेगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे भूमिका, और जो है पहला अपना टॉपिक दाव। तो हम दाव के बारे में पढ़ेंगे और अपनी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। और डोंट वरी, आप मतलब चिंता मत कीजिए, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस अध्याय की भूमिका में हम तरल और गैसों के सामान्य भौतिक गुणों गुणों का जो है अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले इसका उद्देश्य समझते हैं। तरल और गैस दोनों ही द्रव्य पदार्थ हैं, लेकिन इनके गुण एक जैसे भी हैं और अलग अलग भी। इस पाठ में हम उनके उन गुणों को विस्तार से जानेंगे जो कि जो है अलग अलग भी हैं और एक जैसे भी हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तरल और गैसों के बीच की समानताएं और अंतर क्या है? सतह, तनाव व तरल सतह के गुण, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अंत में तरल और गैस की परिभाषा पर ध्यान देंगे। तरल की एक जो है निश्चित आयतन होता है, ये ठीक है होता है, वो मैं आपको आगे भी मतलब समझाऊंगा। अभी केवल हम उसकी भूमिका को समझ रहे हैं। जबकि गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, यह हमेशा पात्र के आकार में फैल जाती है। ठीक है। यानी तरल और गैस के अध्ययन से हमें समझ आता है कि प्रकृति में पदार्थ किस प्रकार विभिन्न रूपों में व्यवहार करते हैं। तो हम समझेंगे कि जो है तरल सतह और जो है संरचना। अब देखिए, हम अब बता सकते हैं तरल सतह और इसकी संरचना की। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इस तरल सतह का महत्व क्यों है। तरल की सतह पर हमेशा जो है बल कार्य करते हैं। ठीक है, जो क्योंकि जो हाँ, तो तरल की सतह पर हमेशा बल कार्य करते हैं, जिन्हें हम जो है सतह तनाव कहते हैं। उदाहरण के लिए, पानी की बूंद गोल आकार ले लेती है क्योंकि सतह तनाव उसे सिकोड़कर न्यूनतम सतह क्षेत्र में लाना चाहता है। सतह पर कार्य करने वाले बल और सतह तनाव हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि तरल और गैस के बीच भौतिक गुणों में क्या अंतर और समानता है। तरल का एक निश्चित आयतन होता है और यह सतह बनाता है, जबकि गैस चारों ओर फैल जाती है और स्पष्ट सतह नहीं बनाती। अब आते हैं परिवर्तनशील स्थितियों पर। तरल पर आयतन और तापमान का जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, तरल के अणुओं की गति बढ़ जाती है, जिससे सतह तनाव कम हो जाता है। तरल की संरचना और इसके उपयोग भी इसी पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के तौर पर साबुन के घोल में जो है सतह तनाव घट जाता है, और इसी कारण साबुन पानी से सफाई बेहतर होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, साबुन के घोल में सतह तनाव घट जाता है। और सतह तनाव का उपयोग हम जो है स्याही, पेंट, दवाइयों और जो है औद्योगिक जो है तरल पदार्थों की तैयारी में करते हैं। तो इस स्लाइड का सार यह है कि जो है तरल सतह और संरचना न केवल भौतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन और तकनीकी उपयोगों में भी बड़ी भूमिका निभाती है। और हम्म तो अब हम देखेंगे निष्कर्ष और उपयोगिता। तो देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि तरल और गैस गैस दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। अब तरल का निश्चित आयतन होता है, सतह बनाता है। गैस का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार। दूसरा, सतह केवल भौतिक गुणों का महत्व समझा। मतलब देखो, सतह तनाव जैसे गुण यह बताते हैं कि तरल की सतह हमेशा न्यूनतम क्षेत्र लेने की कोशिश करती है। अब यही कारण है कि बूंदें गोल आकार ले लेती हैं या फिर कीड़े पानी पर तैर सकते हैं।
तो कीड़े भी पानी पर तैर सकते हैं, वो भी इसी कारण से। तो अब बात करते हैं विज्ञान और दैनिक जीवन में उपयोगिता की। तो देखिए, सतह और तरल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन हमें जो है प्रयोगशाला और उद्योगों में नई तकनीकी समझने में मदद करता है। वही तरल और गैस के व्यवहारिक उपयोग हमारे रोजमर्रा जीवन की हिस्सा है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको दूं, तो जैसे कि खाना जो है पकाने में जो है भाप का उपयोग होता है। तो खाना पकाने भाप का उपयोग एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, तो दवाइयों और जो है रसायनों में तरल सतह गुणों का इस्तेमाल हो गया। और मैं आपको उदाहरण दूं, तो और उद्योगों में तरल व गैस के प्रभाव का प्रयोग एक उदाहरण हो गया। तो अंततः हम इस स्लाइड से आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, तो इस स्लाइड का सार यह है कि तरल और गैस केवल किताबों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रकृति, विज्ञान और दैनिक जीवन तीनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कि ये हमारे प्रकृति, विज्ञान और दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, और उन तीनों में वह अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम अब पहला टॉपिक जो है अपना दाव, उसको शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हम भूमिका और दाव को इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। और हाँ, आपको इस लेक्चर के बाद अपनी एनसीईआरटी तुरंत जाके पढ़ लेनी है, जिससे आपको आसानी होगी एनसीईआरटी पढ़ने में और आसानी होगी अपना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करने में। तो चलिए अपना टॉपिक फिलहाल शुरू करते हैं। और से चलिए, दाव। अब हम शुरू करते हैं दाव, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं प्रेशर। तो हम दाव के अध्ययन से शुरू करेंगे। सबसे पहले इसका परिचय देते हैं कि यह दाव अब है क्या। चलिए शुरू करते हैं हम। जब कोई नुकीली वस्तु जैसे सुई त्वचा पर रखी जाती है, तो वह त्वचा को भेद देती है। यह इसलिए होता है क्योंकि नुकीली वस्तु की जो सतह क्षेत्र बहुत छोटा होता है। तो छोटा क्षेत्र होने से समान बल लगाने पर दाब बहुत अधिक हो जाता है। क्योंकि जितना छोटा क्षेत्र, उतना ज्यादा दाब। तो जो है छोटा क्षेत्र होने से समान बल लगाने पर दाब बहुत अधिक हो जाता है और वस्तु आसानी से अंदर चली जाती है। इसके विपरीत, अगर हम किसी ऐसी वस्तु को लें जिसका सतह क्षेत्र बड़ा हो, जैसे कि चम्मच या पिछला चम्मच का पिछला या अपन मतलब उदाहरण के रूप में चम्मच का पिछला हिस्सा, ये पिछला हिस्सा होता है चम्मच का, तो वो ले और उससे बल लगाकर त्वचा पर दबाएं, तो यह त्वचा को नहीं भेद सकता। नहीं भेद सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मतलब मुमकिन नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ बल बड़े क्षेत्र पर विपरीत जो है वितरित हो जाता है। अब वहां जो बल है वो बहुत कम क्षेत्र पर वितरित होता है, तो यहाँ पर जो बल है वो बहुत ही बड़े क्षेत्र पर वितरित हो रहा है। तो उस कारण से जो है दाव कम हो जाता है। अब इस उदाहरण से हमें समझ आता है कि दाव केवल बल पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि जो है बल किस क्षेत्र पर लगाया गया है उस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि क्षेत्र अगर बड़ा होगा तो फिर जो है दाब कम हो जाएगा, क्योंकि वो वितरित हो जाता है पूरे क्षेत्र में। यानी अगर छोटा क्षेत्र होगा तो अधिक दाब लगाना पड़ेगा, अधिक दाब होगा। अगर बड़ा क्षेत्र होगा तो दाब कम होगा। तो जैसे मैंने आपको सुई और चम्मच का उदाहरण दिया, ये उदाहरण बिल्कुल आप सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इससे इसको याद रखिएगा, आप कभी भी इस टॉपिक को या नहीं भूलेंगे। यही दाब का जो है मूलभूत सिद्धांत भी है। तो दाव अगर आपको इतना समझ में आएगा तो मतलब आपने दाव की आधी चीजें समझ ली है। दाव क्या है, कैसे लगता है, क्या दाव है। अब आगे आपको चीजें मैं इसी एग्जाम्पल से, ऐसे ही एग्जाम्पल दे दे के क्लियर कर दूंगा, समझाता रहूंगा, आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। बस मेरे साथ चलते चलिए। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है अपना दाव का सिद्धांत, इसको मैं अलग कर दूं। हाँ, दाव का सिद्धांत। चलिए, तो अब हम समझते हैं दाव का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले मुख्य जो है अवधारणा क्या है। दाव का अर्थ है किसी सतह पर लगाए गए बल का उस सतह से संपर्क क्षेत्र पर प्रभाव। यही हम आसान भाषा में तो आपको समझते हैं। दाव का अर्थ क्या हो सकता है, सतह पर लगाए गए बल का उस सतह के संपर्क क्षेत्र पर प्रभाव। अब इसे जो है जो है गणितीय रूप में लिखते कैसे हैं, इसको हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं। जैसे दाव बराबर बल बटा संपर्क क्षेत्र। तो संपर्क क्षेत्र जितना बड़ा, दाव उतना कम। बल जितना ज्यादा, दाव उतना ज्यादा। तो क्या हुआ, दाव जो है
बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा तो दाब कम होगा। तो हम इसे गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं? दाब बराबर बल बटा संपर्क क्षेत्र। इससे साफ होता है कि दाब दो बातों पर निर्भर करता है, लगाया गया बल और बल वह जिस क्षेत्र पर वितरित हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि कितने किस क्षेत्र पर जो है वह बल वितरित किया गया है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। जब हम छाती पर हल्के हाथ से रखते हैं तो हमें केवल हल्का दाब महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बल बड़े क्षेत्र पर फैला होता है। लेकिन जब बल छोटे क्षेत्र पर लगाया जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। जैसे नुकीली कील या चाकू आसानी से वस्तु को काट देता है क्योंकि बल छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो जाता है। तो इस सिद्धांत से हमें यह समझ आता है कि दाब केवल बल की मात्रा से नहीं बल्कि उस बल के वितरण क्षेत्र से भी तय होता है। यानी बड़ा क्षेत्र कम दाब, छोटा क्षेत्र ज्यादा दाब, यह दाब का सिद्धांत का सार है। अगर मैं आपको उदाहरण अपने रियल असली जिंदगी में अभी दूं, तो अगर मेरा नाखून बड़ा है, अगर मैं नाखून यहाँ पर लगाऊं तो शायद निशान ज्यादा आपको निशान दिखे। अगर आप ज्यादा तेज दबाएंगे अपने नाखून को इसमें तो शायद खून भी निकल जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नाखून ना हो आपको, आपको उंगली से अपनी उंगली, नाखून नहीं उंगली दबानी हो हाथ पे, तो शायद खून तो छोड़ो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे उंगली में क्षेत्र बड़ा है, नाखून में क्षेत्र छोटा है। तो दाब और बड़ा जो है दाब जो है ज्यादा हो जाता है नाखून के उदाहरण में, लेकिन उंगली के उदाहरण में ऐसा नहीं होता है। तो जो अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, तरल के तरल में दाब का प्रभाव। ठीक है। हाँ देखो, अब हम देखते हैं कि तरल में दाब का प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले तरल दाब का महत्व क्या है। हम जो है तरल अपने स्वयं के वजन के कारण दाब उत्पन्न करता है। सॉरी, हर तरल जो होता है वो अपने स्वयं के वजन के कारण दाब उत्पन्न करता है। वो तो होता ही है क्योंकि हर तरल चीज जो है वो अपने स्वयं के वजन के कारण ही दाब जो है उत्पन्न करता है। यह दाब दो बातों पर निर्भर करता है, तरल की गहराई और तरल का घनत्व। अब तरल की गहराई कितनी है, तरल का घनत्व कितना है, तो तरल दाब तो उसी पर तरल दाब जो है उसका महत्व तो उसी पर निर्भर करेगा। अब देखिए इसका मतलब है जैसे जैसे हम तरल में नीचे जाते हैं दाब बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए समुद्र या तालाब की गहराई में गोताखोर जितना नीचे जाता है उसके शरीर पर पानी का दाब उतना ही ज्यादा पड़ता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर। देखिए तरल में दाब सभी दिशाओं में सामान्य रूप से कार्य करता है। यानी यदि हम पानी में एक बिंदु पर दाब देखें तो यह दाब ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में बराबर होगा। दूसरा तथ्य यह है कि दाब पर क्षेत्र का संबंध जो है जो दूसरा तथ्य है कि दाब पर दाब और क्षेत्र का संबंध उल्टा है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, दाब और क्षेत्र का संबंध बिल्कुल उल्टा है। क्षेत्र जितना ज्यादा दाब उतना कम, क्षेत्र जितना कम दाब उतना ज्यादा। संपर्क क्षेत्र जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा। इसी कारण जब हम अपने शरीर का वजन बड़े क्षेत्र में जैसे पानी पर तैरने के समय फैलाते हैं तो हम डूबते नहीं हैं। लेकिन यदि वही बल छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो तो डूबने या चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस स्लाइड से हमें यह समझ आता है कि तरल में दाब गहराई और घनत्व पर निर्भर करता है और यह दाब हर दिशा में बराबर रूप से कार्य करता है। अगर मैं आपसे कहूं उदाहरण में, तो जो गोताखोर होते हैं और जो तैरते हैं पानी में, अगर वो आपने देखा हो कि अगर वो हाथ ऐसे फैला के पूरा शरीर फैला के हाथ और पैर अगर पानी पर लेट जाते हैं तो लोग पानी में तैरने लगते हैं, मतलब बिना हाथ पांव चलाए बस ऐसे लेट जाते हैं और वो पानी पर तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है क्षेत्र बढ़ जाता है तो दाब कम लगता है। और दाब कम लगता है और तो उससे क्या होता है कि डूबते नहीं हैं हम। अब क्षेत्र जितना बड़ा होगा तो दाब उतना ही कम होगा। लेकिन वही अगर आप सीधे खड़े हो जाओ पानी में तो आप सीधे नीचे चले जाओगे पानी में। तो वह क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो इसका निष्कर्ष और उपयोग हम देखते हैं अब। देखिए अब बात करते हैं दाब के निष्कर्ष और इसके उपयोगों को। सबसे पहले देखते हैं कि दैनिक जीवन में दाब कहाँ कहाँ काम करता है। नुकीली सुई त्वचा को भेद देती है,
क्योंकि बल बहुत छोटे क्षेत्र पर कार्य करता है और दाब बहुत अधिक हो जाता है। इसके विपरीत चम्मच के पिछले हिस्से को यदि त्वचा पर दबाएं तो वह नहीं भेदता। इसका कारण है कि बल बड़े क्षेत्र पर वितरित हो जाता है और दाब कम हो जाता है, जैसे हम पहले ही देख चुके हैं। इसी तरह छाते का दबाव फैलाना भी अ, दाब के सिद्धांत पर आधारित है। हवा का बल छाते की सतह पर समान रूप से फैलता है, जिससे छाता खुला रहता है। समझे आप? अब आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या हुआ? दाब का उपयोग हमारे दैनिक जीवन और विज्ञान दोनों में जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठोस और तरल पदार्थों में दाब के सिद्धांत को समझना हमें न केवल वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण देता है, बल्कि यह इंजीनियरिंग, चिकित्सा और रोजमर्रा की क्रियाओं में भी बहुत मददगार है। यदि इस पूरे अध्याय से हम सीखते हैं कि दाब केवल एक भौतिक परिभाषा नहीं है, बल्कि हम यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और ये डायग्राम इसको समझते हैं। अब हम समझते हैं इस चित्र को, ठीक है। तो चित्र में एक बर्तन या बीकर में द्रव भरा हुआ है और उसमें एक जो है ठोस पिंड डूबा हुआ है। जब किसी पिंड द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव उस पिंड की सतह पर सभी दिशाओं से बल लगाता है। यह बल हमारे सतह के लंबवतः लंबवत यानी इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, लंबवत लंबवत कार्य करता है। चित्र में आप देख सकते हैं कि पिंड पर तीर अलग अलग दिशाओं से दिखाए गए हैं। इसका मतलब है कि द्रव का दाव हर बिंदु पर चारों ओर से समान रूप से कार्य करता है। यही कारण है कि द्रव में डूबे पिंड को हर ओर से दबाव महसूस होता है। अब देखते हैं चित्र बी को। यहाँ एक युक्ति दिखाई गई है जिसे दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक चित्र ए है जिस पर बाहर से बल लगाया जाता है। यह बल एक स्प्रिंग या लचीले यंत्र पर कार्य करता है। जब बल लगाया जाता है तो स्प्रिंग जो है संकुचित होती है और इसी संकुचन से दबाव को मापा जा सकता है। यह युक्ति दाब मापने पर आदर्श रूप है, मापने का आदर्श रूप है। तो इस चित्र से हमें दो बातें समझ आती हैं। द्रव में डूबे पिंड पर जो है द्रव का दाब सभी दिशाओं में और सतह से लंबवत कार्य करता है। दाब को मापने के लिए हम विशेष युक्तियों का उपयोग करते हैं जो बल और क्षेत्र के जो है अनुपात के आधार पर काम करती है। यानी यह चित्र हमें द्रव्य में दाब के प्रभाव और उसके मापन की विधि दोनों को एक साथ समझाता है। तो चलिए, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने भूमिका और दाब को पढ़ा। और कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम दाब को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हम एक उदाहरण साथ में देंगे 9.1। चलिए मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।